पीवाईक्यूज के इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे सरकारी बजट चैप्टर की। एक ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर से मार्जिन वेटेज भले ही कम हो लेकिन दो क्वेश्चन तो इसके आने ही आने हैं। एमसीक्यूज की बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको इस चैप्टर को पढ़ना तो है ही। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, कई बार लगातार पूछे जा चुके, और ये चैप्टर छोटा भी है। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से आप इजिली अगर पढ़ लेते हैं तो नॉर्मली आपके मार्क्स अचीव हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है इस चैप्टर के जिसको हमें पढ़ना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन की बात करेंगे आज की इस क्लास में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कुछ इस तरह से आता है, जैसे बजट किसे कहते हैं, बजट के प्रमुख अंगों की विवेचना कीजिए। बजट किसे कहते हैं, तो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, बजट का अर्थ बताना है। बजट का अर्थ, मीनिंग ऑफ बजट। ठीक है, बजट किसे कहते हैं, बजट एक देश का एक वित्तीय वर्ष, जिसको क्या कहते हैं लेखांकन वर्ष के लिए क्या होता है, सरकार के अनुमानित आयों एवं किसका, व्ययों का क्या होता है, विवरण होता है। ठीक है, आयों और व्ययों का विवरण होता है, वो भी अनुमानित। और ये कौन सा वित्तीय वर्ष होता है, ये वित्तीय वर्ष होता है आगामी वित्तीय वर्ष की, आने वाले वित्तीय वर्ष की। जैसे अभी 1 फरवरी को भारत का जो है बजट पेश हुआ, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। वो ये बजट जो है 1 फरवरी 2026 के लिए नहीं, ये अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 के लिए है। ठीक है, मतलब आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पहले से ही। अब जो फ्यूचर में है उसको तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इतना खर्च होगा, तो इसके लिए अनुमान लगाया जाता है। तो सबसे पहला काम आपने अर्थ लिख दिया। अब बात करते हैं बजट के प्रमुख अंगों की। तो बजट के प्रमुख अंगों में इसको दो भाग में बांटा जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है। एक होता है आपका इसका पहला अंग बजट प्राप्तियां, ठीक है, और दूसरा होता है क्या चीज, बजट व्यय। बजट प्राप्तियों के दो भाग होते हैं, एक है आपका राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि आपको अंगों के बारे में लिखना है, पूंजीगत प्राप्तियां। सेम टू सेम बजट व्यय की बात करते हैं, यहां पर भी आपका हो जाएगा राजस्व व्यय और दूसरा क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है। जैसे बजट प्राप्तियां क्या होता है, एक देश में सरकार के द्वारा जो अनुमानित प्राप्तियां आय की प्राप्त होने वाली होती है उसको बजट प्राप्ति कहते हैं, और सरकार के द्वारा देश पर एक वित्तीय वर्ष में जो भी व्यय करने वाला होता है अनुमानित, उसको बजट व्यय कहते हैं। तो प्राप्तियों के दो भाग है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। उसी प्रकार से राजस्व व्यय होता है, पूंजीगत व्यय क्या, तो उदाहरण के साथ बताइए। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैंने हर बार कहा है, हर एक वीडियो में कहा है कि इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। हेडिंग, फ्लो चार्ट, सब हेडिंग, पॉइंट बना के लिखिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर भी सेम आपको सबसे पहला क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, जो मैंने अभी बताया कि सरकारी बजट सरकार के द्वारा अपने देश के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बनाए गए अनुमानित आयों और व्ययों का विवरण होता है, जो कंप्लीट पूरे देश के पूरे जो है आय व्यय को बताता है। बजट के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर बात करते हैं बजट के उद्देश्यों की। जैसे कि मैंने कहा बजट के उद्देश्य, कभी कभी ऐसा नहीं होता, खासकर सीबीएसई बोर्ड में सारे उद्देश्य नहीं पूछे जाते हैं। आपको बजट के उद्देश्यों में से कोई एक या दो उद्देश्य पूछ लिया जाएगा, आपको उन 2 या 3 उद्देश्यों को एक्सप्लेन करना होगा। अब कौन कौन से उद्देश्य में एक बार को एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं कि बजट के उद्देश्य जैसे आयों का पुनर्वितरण, संसाधनों का पुनरावंटन, ठीक है, जीडीपी में वृद्धि या विकास कहें हम, ठीक है, आर्थिक स्थिरता,
रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धि, नेक्स्ट सार्वजनिक उपक्रमों की व्यवस्था। ठीक है, ये सब जो है हमारा बजट के उद्देश्य होता है। अब इन सभी उद्देश्यों को आप अगर खाली उद्देश्य पूछा जाए, इन सभी के बारे में दो दो लाइन लिख दी कि इसके बारे में होता क्या है, या कोई एक दो जो भी पूछा जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं आयों का पुनर्वितरण। सरकार बजट के माध्यम से आयों के पुनर्वितरण का अर्थ लग सकती है, अर्थात इसके अंतर्गत गरीब और अमीरों के बीच के आय का जो अंतर होता है कम किया जाता है। इसके लिए गरीबों पर कम से कम या शून्य ब्याज टैक्स लगाया जाता है और अमीरों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। उसी के बाद संसाधनों का पुनर्वितरण। बजट के द्वारा जो देश में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच में संसाधनों का एक समान वितरण की जो है योजना रखी जाती है, ताकि लाभों को अधिकतम करके सार्वजनिक हितों को बढ़ाया जा सके। ऐसे ही सभी, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको सारे लिखने हैं। 3 नंबर का आता है, 4 नंबर जैसे होता है उसी हिसाब से लिखिए। 4 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट लिखिए, 5 नंबर का आता है 5 पॉइंट लिखिए, उसी हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के आप रख सकते हैं इसको, कि कर किसे कहते हैं, व्हाट इज टैक्स। कर किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर में क्या अंतर है। तो सबसे पहला तो आपको यहां पर लिखना है कर किसे कहते हैं। कर यानी कि टैक्स, कर भी लिखा हो सकता है आपसे, टैक्स भी लिखा हुआ रह सकता है। कर, तो कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है, क्या है ये, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो लोगों द्वारा सरकार को किया जाता है और बदले में सरकार की तरफ से कोई भी विशिष्ट सेवा की प्राप्ति नहीं होती है। सरकार के द्वारा कर का प्रयोग देश के विकास कार्यों में किया जाता है। अब कर के 2 प्रकार होते हैं, दोनों में अंतर पूछाता है, तो कर के अंतर को बताने के लिए यहां पर सेम आपको आधार बताना होगा। आधार नंबर एक तरफ लिखेंगे हम प्रत्यक्ष कर और दूसरी तरफ लिखेंगे हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। तो जब आधार लिखेंगे, आधार लिखना सबसे पहले आधार में क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। ठीक है, फिर होता है भुगतान करता कौन होता है। ठीक है, क्या इसका हस्तांतरण हो सकता है, क्या इसका बचाव किया जा सकता है, फिर इसके क्या देंगे, उदाहरण दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम आराम से जो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में भी अंतर लिख सकते हैं। मैंने जो आधार लिखा है, जरूरी नहीं है आपको यही आधार लिखना है। ठीक है, आप अपने बुक के हिसाब से जो आपने पढ़ा है उस सब, लेकिन इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कीजिए। खासकर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़िए, अर्थ पता चल जाए तो अर्थ सही अंतर बन जाता है, और अंतर पता है तो उससे ही आप उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बजट घाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बजट घाटा किसे कहते हैं, बजट घाटे के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो काम आपको करना है, बजट घाटे के बारे में लिखना है। बजट घाटा क्या है, बजट डिफिसिट। बजट घाटा का मतलब होता है बजट व्ययों तथा बजट आयों यानी कि प्राप्तियों का अंतर होता है ये। यानी कि जब सरकार के बजट में बजट आय की तुलना में अधिक होता है तो उस स्थिति को बजट घाटे के रूप में जानते हैं। इस प्रकार यहां पर बजट घाटा बराबर होता है बजट व्यय माइनस बजट प्राप्ति। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद आपसे पूछा गया बजट घाटे के प्रकार कितने होते हैं। तो यहां पर भी सबसे पहला घाटे बारे में लिखेंगे, बाद में पहले फ्लो चार्ट बना दें कि बजट घाटे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। दूसरा क्या होता है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। और तीसरा कौन होता है, प्राथमिक घाटा। ठीक है, अब जब फ्लो चार्ट एक बार बन गया तो उसके बाद इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करना है कि राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटे का अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद इसकी थोड़ी व्याख्या करनी है और लास्ट में इसका क्या लिख देना है, सूत्र लिखना है। उसी प्रकार से इसका भी अर्थ लिखना है
व्याख्या करनी है और इसका भी सूत्र लिखना है। उसी प्रकार से यहां पर भी पहले इसका अर्थ लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे और लास्ट में इसका सूत्र लिख देंगे, तब जाके इसका आंसर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बिना किसी संकोच के, डाउट के। आपको लगता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको आंसर नहीं पता चल जा रहा है, हर वीडियो में एक ही कहा है, आपका वो क्वेश्चन जो आपको नहीं कर मिल रहा है, आपका वो डाउट जो आप उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति से क्या अभिप्राय है, राजकोषीय नीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो लिखिए राजकोषीय नीति है क्या, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं इसको, राजकोषीय नीति क्या बोला जाता है इसको, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब ये है क्या, राजकोषीय की नीति का मतलब होता है सरकार के आयों एवं व्ययों से संबंधित नीति। सरकार अपने बजट में जो आय और व्यय से संबंधित नीति बनाती है उसको राजकोषीय नीति के माध्यम से जानते हैं, कि इसके अंतर्गत सरकार ये तय करती है कि देश के विकास के लिए कितना व्यय करना है, कितना टैक्स लेना है, नया टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, आयों व्ययों को पूरा करने के लिए कितना हम लोन लेंगे, लोन के ऊपर कितना ब्याज देना है, इन सब से रिलेटेड सरकार के प्राप्तियों और सरकार के व्ययों से रिलेटेड जो कुछ भी सरकार पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को हम जो है राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। राजकोषीय नीति से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले राजकोषीय नीति से ही जो सरकार के प्राप्तियों के आयों का निर्धारण होता है, इसी के माध्यम से सरकार के व्ययों का निर्धारण होता है, इसी के माध्यम से सार्वजनिक ऋणों को निर्धारित किया जाता है, इसी के अंतर्गत सरकार के द्वारा कर नीति लगाया जाता है, इसी के द्वारा सरकार के द्वारा देश के लिए नई योजनाओं का निर्धारण किया जाता है, इसी के द्वारा सरकार के द्वारा देश में जो विनिवेश की प्रणाली होती है, मतलब सरकारी कर्मचारी विनिवेश है, इन सबको, इसका मतलब होता है राजकोषीय नीति वास्तव में देश के संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की नीति है, जहां पर सरकार ये तय करती है देश को किस प्रकार से चलाना है, किस मद पर कितना पैसा खर्च करना है और किस स्रोत से कितना पैसा वसूलना है, इसको हम राजकोषीय नीति, और इसी नीति से पूरा देश प्रभावित होता है, पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यह राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, सेम। अब इसको अंतर बताना है तो अंतर का आधार लिखिए, ठीक है, फिर यहां पर हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्तियां और यहां लिखेंगे हम पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा अर्थ। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होता है जो सरकार के सामान्य व्यवहार के द्वारा, सरकार की सामान्य क्रियाकलापों के द्वारा प्राप्त होती है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां सरकार के पूंजीगत क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा, संपत्तियों पर प्रभाव। राजस्व प्राप्तियों से सरकार की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सरकार की जो संपत्तियां होती हैं वो कम होती है। उसी प्रकार से हम लिखेंगे दायित्व पर प्रभाव। दायित्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यहाँ पर सरकार के जो दायित्व होती है यानी लायबिलिटीज होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे, फिर इसके क्या लिख देंगे, स्रोत लिख देंगे। आराम से ये आपका अंतर पूरा हो जाता है। तो बेसिकली आपको इसको बारे में पढ़ना है, क्योंकि अंग जब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला भी हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, जहां पर मैंने कहा था बजट घाटा 3 प्रकार के होते हैं, तो बजट घाटा कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। 3 प्रकार का बजट घाटा है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और कौन सा, प्राथमिक घाटा।
तीनों का फॉर्मूला आपको पता आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास डिटेल में दे रखकर हमसे पूछा गया राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। अब एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहला हम निकालते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जिसका फॉर्मूला होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व व्यय कहां पर है, देखिए इस क्वेश्चन में राजस्व व्यय ये दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 8,400 माइनस। अब राजस्व प्राप्तियों में दो प्रकार की प्राप्ति, कर और गैर कर। तो कर प्राप्तियां यहां पर है तो यहां से माइनस कर देंगे, कर प्राप्तियां 7,500 और गैर कर प्राप्ति हो गया योगी 5,530। अच्छा ये थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो रखा है, ये 18,400 था, ठीक है, ये हो गया 18,400। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने से कितना मिल रहा है यहाँ पर, ये हो गया 18,400 माइनस दोनों ऐड कर देंगे 0 3 5 पर 10 7 पर 12 और 1 13, तो कितना हो जाएगा 0 0 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5। तो ये हो गया हमारा राजस्व घाटा। केवल राजस्व मत इसमें इंक्लूड करेंगे। दूसरा पूछा गया है राजकोषीय घाटा। क्या पूछा गया है दूसरा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। या फिर अगर आपने राजस्व घाटा प्राप्त कर लिया है तो इसी राजस्व घाटे में आपको क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। क्या करना है, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत आय। केवल इसमें ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में दे रखा है ऋण, सार्वजनिक ऋण को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। राजस्व घाटा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 5,370। अब पूंजीगत व्यय कितना है वो देखिए, पूंजीगत व्यय यहां दे रखा है 13,600 और पूंजीगत आय हमारे पास दे रखा है, देखिए यहां पर पूंजीगत 6,200। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 0 7 6 3 9 5 3 8, ये 18,970 में से 6,200 को माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 0 7 9 में से 2 गया 7, 18 में से 6 गया 12,770 करोड़। ये जो है हमारा क्या है, राजकोषीय घाटा है। अब तीसरा जो पॉइंट है प्राथमिक घाटा पूछा गया है, प्राइमरी डिफिसिट। प्राथमिक घाटा बराबर फार्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, माइनस ब्याज भुगतान। तो राजकोषीय घाटा हमने कैलकुलेट कर लिया 12,770। अगर कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे होगा तो जरूर बताइएगा। अब देखिए ब्याज भुगतान कितना दे रखा है यहाँ पर 300 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब देश के विकास के लिए 12,770 रुपए यहाँ पर क्या किया गया है, घाटा उठाया जाए। तो ऐसे में कैलकुलेशन आप पूछा जाता है, आपको करना पड़ता है। ये था बजट। बजट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वही मैंने बताया। कोई डाउट होता है बताइएगा, कोई कंफ्यूजन है बताइएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है आपके पास जो मैंने नहीं बताया हो और आपको लगता है कि ऐसा आने वाला है तो बताइएगा, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, लाइक करके शेयर कर दे दोस्तों के बीच में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आने वाला हूँ। थैंक यू एंड